गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं और टॉपिक का नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति। ठीक है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का अभी चुनाव हुए थे, इस कारण वो बहुत चर्चा में रहा था। लेकिन हमें इसकी बेसिक चीज़ें पढ़नी है। हमारे सिलेबस में बेसिक चीज़ें हैं कि पद क्या है, पद के बारे में हम क्या जानते हैं, उसकी योग्यता क्या है, निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है, अगर पद से वो खाली हो जाता है राष्ट्रपति का पद तो कैसे उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करता है, आदि की हम आज इस जो वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अमेरिका का संविधान में राष्ट्रपति का जो शक्ति है उसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 2 में एक छोटे से वाक्य में किया गया। मतलब एक ऐसा छोटा सा वाक्य उसमें लिखा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब वहाँ की पूरी जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति एकमात्र व्यक्ति में निहित होती है। संसदीय व्यवस्थाओं के तहत दो व्यक्तियों में नहीं होती है। लेकिन इस वाक्य को हम एक पढ़ लेते हैं संविधान के, तो इससे भी उसकी शक्तियों का हम पूरा ज्ञान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी शक्तियाँ इस वाक्य की जो भावना है, जो अर्थ है, उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी रहती नहीं है जैसी कानून उसे बनाता है, और ये कथन राष्ट्रपति के पद के संबंध में वहाँ पर लागू होता है। ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों, स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद, यानी संविधान से पहले तो ये था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को लोग बाग कम रखना चाहते थे, लेकिन संविधान लागू होने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है। इस संबंध में ऑग ने तो ये कहा है कि राष्ट्रपति जो अमेरिका का राष्ट्रपति है संसार में सबसे महान शासक हो गया है। यानी पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, खासकर जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत जितने भी वहाँ के प्रमुख हैं, शासन प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख या देश के प्रमुख, उनकी शक्तियाँ जितनी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ उन सबसे ज़्यादा हैं। अब आते हैं हम पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं। अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के वर्णन वहाँ के संविधान के अनुच्छेद की उपधारा 1 में किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति खड़ा होगा या पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मा हो, यानी वहाँ का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो, और इस संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, वरन कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 साल अमेरिका में बिताने जरूरी होने चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरा आता है इसमें पॉइंट कि उसको वेतन भत्ते कितने मिलते हैं। वेतन भत्ते इतने मिलते हैं कि हम इतने सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति को जितना मिलता है उससे 5 गुना ज़्यादा उसको वेतन मिलता है। तो वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? $4 लाख। अब इन डॉलर को हम रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे? 2,94,19,440 रुपये। सोचो, ये तो एक महीने की तनख्वाह है। ठीक है, लेकिन उसकी जो तनख्वाह है ये राशि टैक्स मुक्त नहीं है, यानी इस पर टैक्स दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति को सरकारी कामों के लिए करीब $50,000 दिए जाते हैं, यानी भत्ते दिए जाते हैं। यात्रा खर्च लगभग करीब $1 लाख आता है। मतलब कहीं भी अगर राष्ट्रपति घूमता है उसका खर्च अलग से उसमें निर्धारित होता है। इस राशि पर आयकर नहीं लगता। किस पर? वेतन और मतलब वेतन के अलावा जो भत्ते हैं उन पर। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें निजी हवाई जहाज, छोटे से समुद्री जहाज की सुविधा होती है। राष्ट्रपति के निवास स्थान के खर्च हेतु बजट में अलग से व्यवस्था की गई होती है। अब इतना बड़ा पद है, इतना अधिक वेतन है, तो उसे कुछ उन्मुक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। उन्मुक्तियाँ मतलब कुछ विशेष छूट, विशेष अधिकारों में क्या है? अपराध के आरोप में राष्ट्रपति को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश जारी नहीं किए जा सकते, उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते, केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड है कि वो अगर कहीं न्यायालय में प्रेजेंट होना चाहता है तो हो सकता है, लेकिन उसको कोई भी प्रेजेंट करने का आदेश नहीं दे सकता है। अब है कार्यकाल तो हम लोग जानते हैं कि कितना उसका 4 साल होता है, और पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में। अब देखो, सब जगह हमने अनुच्छेद 2 पढ़ा है। इसका मतलब अनुच्छेद 2 पूरा राष्ट्रपति से संबंधित है। ये हमें याद रखने वाली चीज़ है। अब आता है महत्वपूर्ण चीज़, राष्ट्रपति का निर्वाचन।
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका में एक तरह से मतलब पूरा रोमांच, त्योहार, उत्सव जैसा होता है, क्योंकि वहाँ के पूरे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व वहाँ अमेरिका के अंदर क्या है, मतलब अमेरिकी राजनीति का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट क्या है, वहाँ का राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण व्यक्ति द्वारा इसमें रुचि ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता उसमें प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है वोट देने में, लेकिन वो इंटरेस्ट पूरी प्रत्यक्ष रूप से लेती है। पूरी जनता उस चीज़ का इंतजार करती है कि कौन जीतेगा सब। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब इस चुनाव की जो प्रक्रिया में बहुत सारे संशोधन हुए हैं चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत, लेकिन जो विभिन्न परिवर्तनों के बाद वर्तमान में स्थिति है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पद्धति है, पद्धति के 5 चरण हैं। ठीक है, पहले में है, सबसे पहले उम्मीदवारों का मनोनयन होता है। उम्मीदवारों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाता है। यानी मनोनयन कौन करता है, राजनीतिक दल। ठीक है, उम्मीदवार पद के लिए जो उपराष्ट्रपति पद के लिए साथ ही होता है, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो पद के लिए मतलब इनके चुनाव भी और इनके मनोनयन भी साथ ही होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का जो मनोनयन है वो भी राष्ट्रपति पद के ही समान होता है। इस संबंध में परंपरा ये बनी हुई है वहाँ पर कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों से वरन अलग अलग क्षेत्र से होने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दक्षिण राज्यों से होना चाहिए। ठीक है, प्रक्रिया का दूसरा पॉइंट है चुनाव अभियान, यानी चुनाव अभियान भी वहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ पर चलता है और मतलब लोग बाग अपना सारा ध्यान इसी पर ही लगाए रखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनयन उम्मीदवार के द्वारा दल की राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। किसके बाद, मनोनयन का सम्मेलन होने के बाद। यह समिति अपना एक प्रधान कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में अभियान चलाती है। कौन सा अभियान, चुनाव अभियान। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान का अधिकतम खर्च $30,000 हो सकता है, किंतु अगर कोई इसे ज़्यादा भी कर देता है तो उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव अभियान के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इसमें है टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र और अपने उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य, और वर्तमान में तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, नेट है, पूरा गूगल है, इन सबसे एक तरह से अभियान इसका किया जाता है। अब है निर्वाचक मंडल का चुनाव, यानी जो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करेगा पहले उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो चुनाव अभियान के बाद और उम्मीदवारों के मनोनयन के बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। तो निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों कौन खड़ा करता, पब्लिक नहीं, पार्टी, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुनाव में जीतने के बाद वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार को वोट देंगे, ये वहाँ पर शपथ लेनी होती है। ठीक है, जो निर्वाचक मंडल का चुनाव है वो कब होता है, लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा ही चुना जाता है और वहाँ पर वोट देने का अधिकार किसको होता है, वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो गया हो या संबंधित व्यक्ति उस राज्य में कम से कम 30 दिन से रह रहा हो। मतदाता होने के लिए उसे साक्षर होना आवश्यक नहीं है। राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है, सूची प्रणाली द्वारा, इसके आधार पर होता है। अर्थात किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाते, किसी उम्मीदवार को नहीं दिए जाते, वरन पूरी सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत नहीं होकर सामूहिक होता है, अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। अब अगला जो प्रोसेस है, पद्धति है या पद्धति का चरण है, वो है इस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना।
निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि जैसा कि ओ और रे ने कहा है कि निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं, अर्थात वो जैसे दल उनको निर्देश देता है वो वैसा ही काम करते हैं। प्राय निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। लोकप्रिय मत का मतलब होता है अमेरिका के मतदाता निर्वाचक मंडल के सदस्यों को चुनने के लिए जो मत डालते हैं उसे वहां पर लोकप्रिय मत कहा जाता है। बुधवार के दिन निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। अब एक कंडीशन उपस्थित होती है कि यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो क्या होगा। यदि राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हों या किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण या निरपेक्ष मत प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से किसी एक को निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बढ़ जाएं, यानी उस राज्य के प्रतिनिधियों में ही अगर मत ना हो और वो अलग अलग दिशाओं में जाएं तो उस राज्य का मत गिना नहीं जाता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया और निर्वाचन के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, शपथ ग्रहण, यानी कि पद ग्रहण करना, शपथ लेना। 20 जनवरी को राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन जाएगा। पद ग्रहण करने के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। देखो छोटे क्वेश्चन है कि अमेरिका में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शपथ में क्या लिखा होता है, मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा और अपनी योग्यता भर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। ऐसी शपथ वहाँ का राष्ट्रपति लेता है। अब यह राष्ट्रपति पद पर तो आ गया, अब उसे अगर पद से हटाना हो किसी जो संविधान में दिए गए आरोपों के आधार पर तो कैसे हटाते हैं, उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। और इसका वर्णन वहाँ के संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसके तहत वहाँ के राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। और महाभियोग लगाने का आधार क्या होता है, यदि उसने देशद्रोह किया हो, भ्रष्टाचार किया हो या किसी अन्य और अपराध या कदाचार के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग की पद्धति क्या होती है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध इन ऊपर दिए गए आधारों पर आरोप लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति ने ऐसा काम किया है। इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दिए जाते हैं। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया जाता है। प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति को सूचना के लिए भेजी जाती है। इसके बाद सीनेट के पास उसको प्रस्ताव को भेजा जाता है। सीनेट निश्चित तिथि को इन आरोपों की जांच हेतु न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। देखो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जब सीनेट में चलती है तो सीनेट की उस टाइम अध्यक्षता कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर करता है। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजा गया प्रस्ताव भेजा गया प्रतिनिधि सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है, सीनेट को देता है, ठीक है। राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु या तो खुद उपस्थित होता है या अपने को प्रतिनिधि भेज देता है या वकील को भी भेज सकता है। यदि पूरी छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप ठीक समझे जाते हैं तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है।
पद से हटाने के बाद में उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अमेरिका के इतिहास में अब तक केवल एक बार 1867 में जो राष्ट्रपति था एंड्रू जॉनसन के विरुद्ध आरोप लगाया गया था, लेकिन सीनेट में ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। इसकी वजह से राष्ट्रपति पद से उसे नहीं हटाया गया था। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और है कि राष्ट्रपति पद अगर खाली हो जाता है किसी भी कारण से, या तो उसकी मृत्यु से या त्यागपत्र से या महाभियोग से या किसी अन्य कारण से, तो उसके पद पर कौन बैठता है। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान की धारा 2 अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को और पद को संभालता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो तो कांग्रेस निर्णय करेगी कि कौन अधिकारी राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। ठीक है, ये वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में मेन बातें थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी शक्तियों के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।